डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से जुड़े एक बहुत ही संवेदनशील और गहरे ऐतिहासिक विवाद पर बात करेंगे। हाँ, और हमारी ये जो बातचीत है, ये असल में उस सामग्री पर आधारित है जो हाल की घटनाओं पर रोशनी डालती है, खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की एक टिप्पणी पर। उन्होंने कहा था कि 1937 में कांग्रेस ने गीत के कुछ हिस्सों को बदलने का जो फैसला किया, उसी ने भारत-पाकिस्तान विभाजन के बीज बो दिए थे। बिल्कुल। और यही आज हमारी चर्चा का केंद्रीय प्रश्न है। क्या 1937 में वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का जो निर्णय था, वो राष्ट्रीय एकता के लिए एक जरूरी समायोजन था, या फिर ये एक ऐसा समझौता था जिसने भविष्य में होने वाले बंटवारे की जमीन तैयार कर दी? इस चर्चा में मेरा पक्ष ये रहेगा कि ये एक वैचारिक समझौता था जिसने राष्ट्रीय पहचान के एक बहुत अहम प्रतीक को कमजोर किया और इसके नतीजे बहुत दूर तक गए और बहुत बुरे हुए। और मैं ये तर्क रखूंगा कि ये फैसला उस वक्त के हालात को देखते हुए आज़ादी की लड़ाई में सबको साथ लेकर चलने के लिए एक समझदारी भरा और कह सकते हैं एक ज़रूरी कदम था। देखिए, मेरा मानना ये है कि 1937 में कांग्रेस ने जो फैसला लिया था, वो आज़ादी की लड़ाई की जो बड़ी एकता थी, उसे बनाए रखने के लिए एक बहुत ही सोचा समझा और ज़रूरी कदम था। हमें उस दौर के माहौल को समझना होगा। एक तरफ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और दूसरी तरफ एक ऐसा देश था जो धर्म, जाति, भाषा इन सब में बुरी तरह बटा हुआ था। तो ऐसे में सबको एक साथ लाना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। जब मुस्लिम समुदाय के कुछ तबकों ने गीत के कुछ हिस्सों पर, खासकर बाद के छंदों पर आपत्ति जताई, तो कांग्रेस लीडरशिप के सामने दो ही रास्ते थे। या तो वो इन आवाज़ों को अनसुना कर देते और आंदोलन में एक बड़ी फूट का खतरा उठाते, या फिर कोई बीच का रास्ता निकालते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, और ये फैसला किसी एक आदमी का तो था नहीं। 1937 की कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद जैसे बड़े बड़े नेता शामिल थे। इन सब ने मिलकर ये महसूस किया कि आंदोलन की एकता गीत की पूरी शाब्दिक अखंडता से ज्यादा जरूरी है। इसलिए सिर्फ शुरुआती 2 छंदों को राष्ट्रीय मंचों पर गाने की इजाजत देना अलग अलग भावनाओं का सम्मान करने और एक बड़े दुश्मन के खिलाफ लड़ाई को कमजोर न पड़ने देने की एक ईमानदार कोशिश थी। मैं इस नजरिए से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। 1937 का फैसला वो तुष्टीकरण का एक खुला काम था जिसने हमारे राष्ट्रीय गौरव के एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक के साथ समझौता किया। आप इसे एक छोटा मोटा समायोजन कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे एक वैचारिक समर्पण मानती हूं। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया टिप्पणी कोई हवा में की गई बात नहीं है, वो एक ऐतिहासिक सच्चाई की तरफ इशारा कर रही हैं। जब आप राष्ट्रीय प्रतीकों पर उठाई गई आपत्तियों के आगे झुक जाते हैं, तो आप अलगाववादी ताकतों के लिए एक बहुत खतरनाक रास्ता खोल देते हैं। आप ये संदेश देते हैं कि राष्ट्रीय पहचान भी कोई ऐसी चीज है जिस पर मोलभाव हो सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, जो खुद एक खास ऐतिहासिक संदर्भ में लिखा गया था। गीत के बाद के हिस्सों पर आपत्ति क्यों थी? क्योंकि उनमें देवी दुर्गा और लक्ष्मी का जिक्र है। अब इस पर समझौता करने के बजाय लीडरशिप का काम था कि वो इसके सही मतलब को समझाती। वो ये बताती कि ये मातृभूमि की वंदना है, किसी खास पूजा का आह्वान नहीं। लेकिन उन्होंने आसान रास्ता चुना और उस एक समझौते ने एक ऐसी प्रक्रिया शुरू कर दी जो फिर रुकी ही नहीं। एक मिनट, आप इसे तुष्टीकरण कह रहे हैं, लेकिन क्या हम इसे समावेश या इंक्लूजन नहीं कह सकते? देखिए, एक राष्ट्र के प्रतीक तभी तो शक्तिशाली होते हैं जब देश के ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें अपना सकें। अगर कोई प्रतीक आबादी के एक बड़े हिस्से को ही खुद से अलग महसूस कराए, तो क्या वो अपनी राष्ट्रीय भूमिका निभा पा रहा है? उस वक्त का राजनीतिक सच ये था कि मुस्लिम लीग तेजी से अपनी पकड़ बना रही थी, और वो ऐसे ही मुद्दों की तलाश में थी जिससे वो मुसलमानों को कांग्रेस और आज़ादी की मुख्य लड़ाई से अलग कर सके। तो कांग्रेस के पास क्या रास्ता था? क्या वो इस मुद्दे पर अड़ जाते और जिन्ना और मुस्लिम लीग को ये कहने का मौका दे देते कि देखिए, कांग्रेस तो एक हिंदू संगठन है जो आप पर अपने प्रतीक थोपना चाहती है? ये एक राजनीतिक जरूरत थी, कोई वैचारिक हार नहीं। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कभी कभी ऐसे मुश्किल फैसले लेने ही पड़ते हैं। नहीं, मैं इस तर्क को नहीं मान सकती। रणनीति के नाम पर आप सिद्धांतों की बलि नहीं दे सकते। आपने इसे एकता की कोशिश कहा, लेकिन असल में ये उन लोगों के सामने झुकना था जो एक साझा राष्ट्रीय संस्कृति को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं थे। आपने एक समूह की भावनाओं के नाम पर राष्ट्रीय प्रतीक को ही बदल दिया। इससे तो आपने अनजाने में उनकी अलग पहचान को और मजबूती दे दी।
इसने तो बस और ज्यादा मांगों को बढ़ावा दिया। ये एकता नहीं थी, ये एक ऐसा भ्रम था जिसे बनाए रखने के लिए आप लगातार रियायतें देते जा रहे थे। असली एकता तो तब होती जब सभी समुदाय एक साझा प्रतीक को उसके मूल अर्थ में अपनाते, न कि तब जब उस प्रतीक को ही काट छाट कर स्वीकार्य बनाया जाए। ये तो एक फिसलन भरी ढलान की शुरुआत थी। आज आपने गीत काटा, कल आप किसी और प्रतीक पर सवाल उठाएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन ये दलील इस बात को नज़रअंदाज कर रही है कि बंटवारे की वजह वो बहुत गहरी और जटिल थी। 1937 की एक घटना और 1947 के बंटवारे के बीच एक सीधी लकीर खींच देना, ये तो इतिहास को बहुत ही सीधे सपाट तरीके से देखना है। मुस्लिम लीग की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति और उस दौर के सामाजिक आर्थिक मुद्दे, ये सब बहुत बड़े कारण थे। क्या आप सच में मानती हैं कि अगर कांग्रेस ये फैसला ना लेती तो बंटवारा रुक जाता? ये तो उस वक्त की लीडरशिप के सामने जो चुनौतियां थीं उनको बहुत कम करके आंकना है। वो एक तूफान के बीच में नाव चला रहे थे और उन्होंने वही किया जो उन्हें उस पल में एकता बनाए रखने के लिए सबसे सही लगा। ये एक अच्छा तर्क है, पर आपने शायद इसके गहरे असर पर विचार नहीं किया। प्रधानमंत्री की टिप्पणी इसीलिए ऐतिहासिक रूप से सही बैठती है। मैं ये नहीं कह रही कि ये बंटवारे का अकेला कारण था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक मोड़ था। सोच कर देखिए, जब एक राष्ट्र के तौर पर आप ये मान लेते हैं कि आपके राष्ट्रीय गीत का एक हिस्सा एक समुदाय के लिए आपत्तिजनक है, तो आप अनजाने में दो राष्ट्र के सिद्धांत को ही तो मजबूती दे रहे हैं। आप मान रहे हैं कि हमारी एक साझा सांस्कृतिक विरासत मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके कुछ हिस्से हमेशा किसी न किसी के लिए अस्वीकार्य रहेंगे। ये एक प्रतीकात्मक बंटवारा था जो आखिर में जमीनी बंटवारे में बदल गया। इसने एक ऐसी सोच को जन्म दिया जहां हर साझा चीज पर सवाल उठाया जा सकता था और उसे अलग अलग पहचान के चश्मे से देखा जा सकता था। ये बीज बोने जैसा ही था। बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, लेकिन शुरुआत तो वहीं से हुई थी। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूं। चलिए महात्मा गांधी की उस तुलना पर वापस चलते हैं। जब उन्होंने वंदे मातरम को अल्लाहू अकबर के बराबर रखा तो वो इसके सार को पकड़ रहे थे। दोनों ही नारे अपनी अपनी जगह ईश्वर या मातृभूमि के लिए एक पवित्र और एक गहरी भावना का आह्वान है। गांधी जी जैसे नेता देख सकते थे कि इसका असली मतलब किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। कांग्रेस ने इसी समावेशी भावना को बनाए रखने की कोशिश की। उनका लक्ष्य यह था कि वंदे मातरम का नारा हर भारतीय लगा सके बिना किसी धार्मिक हिचकिचाहट के। तो शुरुआती दो छंदों पर ध्यान लगाकर उन्होंने गीत के उस हिस्से को सामने रखा जिस पर सबकी सहमति थी। ये गीत को कमजोर करना नहीं था, बल्कि उसके सबसे शक्तिशाली और एकजुट करने वाले हिस्से को मजबूत करना था। लेकिन यहीं पर तो आपका तर्क सबसे कमजोर पड़ जाता है। अगर गीत का भाव इतना ही सार्वभौमिक और साफ था तो उसे बदलने या उसके टुकड़े करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये बात कि उस पर विरोध हुआ और उस विरोध को मान भी लिया गया, यही तो साबित करता है कि गीत के बाद वाले हिस्सों को एक खास धार्मिक सांस्कृतिक नजरिए से ही देखा जा रहा था। और ये नजरिया गलत भी नहीं था। जब गीत में कहा जाता है त्वं ही दुर्गा दश प्रहरिणी धारिणी कमला कमल दल विहारिणी, तो आप साफ तौर पर हिंदू देवियों का आवाहन कर रहे हैं। आप इसे साहित्यिक प्रतीक कह सकते हैं, लेकिन एक एकेश्वरवादी धर्म जैसे इस्लाम के लिए ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये शिर्क है। यानी एक ईश्वर के अलावा किसी और की वंदना, जो उनके लिए सबसे बड़ा गुनाह है। इस गहरी धार्मिक संवेदनशीलता को सिर्फ ये तो कविता है कहकर खारिज नहीं किया जा सकता था। नेतृत्व का काम इस डर को दूर करना था, उसके आगे झुकना नहीं। उन्हें ये साफ करना चाहिए था कि गीत का कोई भी हिस्सा किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने उन हिस्सों को हटाकर एक तरह से उन आपत्तियों को जायज ठहरा दिया। ये मानने जैसा था कि हाँ, गीत के बाद के हिस्सों में वाकई कोई समस्या है। तो संक्षेप में कहूं तो 1937 का फैसला उस वक्त के हालात में एक जरूरी और एक व्यावहारिक राजनीतिक कदम था। इसका एक ही मकसद था, एक बंटे हुए समाज को आज़ादी के साझा लक्ष्य के लिए एकजुट रखना। ये उस वक्त के संकट को टालने और बड़े मकसद पर ध्यान लगाए रखने की एक कोशिश थी। इसे बंटवारे का बीज कहना, ये इतिहास की जटिलताओं को नजरअंदाज करना है। ये असल में एकता को टूटने से बचाने की एक आखिरी कोशिश थी।
और मेरा निष्कर्ष ये है कि ये एक वैचारिक समझौता था जिसने राष्ट्रीय प्रतीकों के महत्व को हमेशा के लिए कम कर दिया और उन ताकतों को हवा दी जो एक अलग पहचान की मांग कर रही थीं। इसने ऐसी मिसाल कायम की जिसके नतीजे बहुत दूर तक गए और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहे, जैसा कि बाद की घटनाओं ने साफ कर दिया। हो सकता है ये उस वक्त के लिए एक आसान समाधान लगा हो, लेकिन इसने लंबे समय में राष्ट्र की साझा सांस्कृतिक नींव को खोखला कर दिया। वंदे मातरम पर यह बहस आज भी जिंदा है और ये दिखाती है कि राष्ट्रीय प्रतीकों, उनके इतिहास और उनके मतलब को लेकर हमारे समाज में कितने गहरे और अलग-अलग नजरिए मौजूद हैं। बिल्कुल, ये चर्चा हमें ये भी बताती है कि एक ही ऐतिहासिक घटना को राष्ट्रीय एकता को बचाने की कोशिश और बंटवारे की शुरुआत दोनों ही तरीकों से देखा जा सकता है। और जाहिर है इस विषय में और भी बहुत कुछ है जिस पर आगे सोचा और बात की जा सकती है।